लेकिन आप जब से ये बिल्कुल फॉलो करने लग गए ना, आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। आपको पता चलेगा कि आपके पढ़ने के अंदाज में चेंजेस आए, आपके रिजल्ट में चेंज आएगा। ये मत सोचना कि ये ग्राफ तो ऐसे ही दे रखा है, ये टेबल तो ऐसे ही दे रखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी 11th और 12th की एनसीईआरटी में जो कुछ भी दे रखा है, समरी तक पढ़नी इंपॉर्टेंट है बेटा जी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपनी एनसीईआरटी को इस तरह से घोल के पीना है कि आप एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में छाप पाए, ठीक है। और आप जब भी अपनी जहां से भी तैयारी कर रहे हैं बेटा जी, आप कुछ भी कहीं पर भी क्लास ले रहे हैं, आपको बस एक चीज याद रखनी है कि आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, आपको अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनानी पड़ेगी। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। सो बेसिकली बेटा जी, आप लोगों का अभी 10th के एग्जाम हुए होंगे एंड यू मस्ट बी वेटिंग फॉर क्लास 10th का रिजल्ट। और बाय द टाइम आप लोगों ने अभी तक अपनी स्ट्रीम चूज कर ली होगी एंड इफ यू हैव चोजन बायो, तो आपने जब अपना एनसीईआरटी खोल के देखी होगी, नई नई एनसीईआरटी, तो आपको रियलाइज हुआ होगा यार ये तो दुनिया ही पलट गई है। ऐसा लग रहा होगा कि यार चैप्टर्स तो वही हैं, मतलब जो हमारे इत्तू इत्तू से टॉपिक हुआ करते थे, आज वो चैप्टर्स में बदल गए हैं और हम लोग को समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आप टॉपिक देखोगे, टॉपिक एग्जैक्ट सेम लगेगा, फिर भी दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा होगा। सो यार देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्लास 11th हार्ड लगेगी, क्योंकि आपकी एक साइंस की बुक 3 बुक्स में कन्वर्ट हो गई है और जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हुआ करते थे, अब उनका अलग अलग चैप्टर बन गया है। सो ऑब्वियस सी बात है कि आपको आपका क्लास 11th में कोप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, बहुत हार्ड भी लग रही होगी। बट मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको क्लास 11th बायोलॉजी के लिए फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप जब इसे फॉलो करोगे बेटा जी, तो ही बेनिफिशियल होगा कि यार आपका जो आपने क्लास 10th में मिस्टेक्स करी होंगी, अगर आप उनको रोक दोगे तभी आप अपने क्लास 11th को बहुत अच्छे तरह से लेके जा पाओगे, वरना बेटा जी क्लास 11th इज बर्बाद। मैं आपको बोल रही हूँ, मोस्टली क्लास 11th सारे बच्चों की बर्बादी रहती है। उनके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि यार बहुत टाइम है, क्या यार बाद में कभी तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज समझनी होगी, क्लास 11th आपका वो फर्स्ट सीढ़ी है जो आप लोग लेते हो कि आपको क्या बनना है। और अगर आपने बायोलॉजी ली है, आपने सोचा है कि आपको नीट देना है, तो आपकी डॉक्टर बनने की तरफ ये पहली सीढ़ी है। तो आप जिस तरह से 10th में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, वो आपको सीरियसनेस आपको लेके आनी पड़ेगी अपने क्लास 11th के लिए, क्योंकि यहाँ पर बेटा अगर थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन हुआ है ना, तो बेटा जी आपका नीट गया, है ना। क्योंकि मैं आपको ये बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपके पास नहीं, बहुत अच्छा चांस है कि आप क्लास 11th में अपना क्लास 11th पढ़ो, क्लास 12th में 12th पढ़ो, 11th को रिवाइज करो और अपना फर्स्ट टाइम में नीट क्लियर कर दो, है ना। इट इज़ द बेस्ट टाइम, बेस्ट थिंग की जो आपके साथ होती है। तो आपको अपनी क्लास 10th वाली मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। हम लोग क्लास 10th में पता है कैसे होते हैं, हम लोग होते हैं कि यार अभी पढ़ लिया, कल तक सब गायब है। तो हमें ये नहीं करना, हम ये स्ट्रैटेजी के साथ अपनी क्लास 11th और क्लास 12th नहीं कर सकते हैं। 10th की ये मिस्टेक कि आप पढ़ो बस उस मोमेंट के लिए जब तक पेपर है, उसके बाद सब भूल जाओ, ये वाली मिस्टेक हम लोग यहाँ पर नहीं दोहरा सकते, क्योंकि क्लास 11th के लिए जब आप फाइनल पेपर भी दे रहे होगे अपने क्लास 11th का, अगले साल आपको क्लास 11th याद करनी है, रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके नीट के एग्जाम में क्लास 11th भी आएगी और 12th भी आएगी और 11th से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट लेटिंग यू नो। सो यार क्लास 11th में बायोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, मैं बहुत स्पेसिफिकली बता रही हूँ। आप कोई भी सब्जेक्ट हो XYZ, आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है ना। अब बेसिक बायोलॉजी में आप बोलोगे कि मैम क्या बेसिक जैसी चीजें होती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। आपकी एक यूनिट है जिसका नाम है सेल वाली यूनिट, है ना। तो आपका सेल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, ये 3 चैप्टर आपको अपने एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे, नई एनसीईआरटी के अंदर। और आपको ये जो तीनों चैप्टर्स है ना, आपका क्या बनाते हैं, बेसिक्स बनाते हैं। ये आपका एनिमल टिश्यू जो है, ये देखो आपके क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है, बट आपके नीट के सिलेबस में है। तो आपको एनिमल टिश्यू भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी बेस बनाता है, क्योंकि आप प्यूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे। आपको ये एनिमल टिश्यू एक कंसाइज फॉर्म है किसका, आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के कौन से ऑर्गन में कौन सी तरह का टिश्यू प्रेजेंट है, उस वो आपको एनिमल टिश्यूज में मिल जाता है।
है ना। तो ये 4 चैप्टर है जो आगे जाके आपका बेस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मियोसिस, माइटोसिस, जो कि हम लोग सेल साइकिल में बहुत अच्छे से इलेबोरेटली पढ़ते हैं, वो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी उसके बारे में पढ़ोगे, है ना। आगे आने वाले चैप्टर्स में भी उसके बारे में पढ़ोगे। फिर आपके बायोमोलिक्यूल्स में आपको सारे लिविंग मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चलेगा, डीएनए के बारे में पता चलेगा, आरएनए के बारे में आप लोग पढ़ोगे। और फिर आप आगे जाके 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस एक चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है। इन सारे चैप्टर को आप तभी समझ पाओगे जब आपके ये 4 चैप्टर एटलीस्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो आपको इन 4 चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से फोकस करने का है और आपको इनको बेस बना के चलना है। अब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि यार एनसीईआरटी लगेगी बोरिंग, है ना, आपको समझ नहीं आएगा। आप रीड करते चलोगे एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को सिर्फ रीड नहीं करना है, एनसीईआरटी को समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी की हर लाइन को समझना है बेटा जी, क्योंकि आप ये मान के चलो, चाहे आप क्लास 12th में बोर्ड जब दोगे, चाहे आप नीट दोगे, आपके एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने वाला। लेकिन उन्हीं लाइंस को आपका जो एनटीए इस तरह से घुमाता है, इस तरह से घुमाता है कि पेपर पूरा घूम जाता है और आपको लगता है ओहो कहां ही और से पेपर आया। नहीं, आपको एनसीईआरटी की हर लाइन समझनी होगी। आपको एनसीईआरटी इतनी बार पढ़नी है, इतनी बार पढ़नी है, मैं अभी से बता रही हूं कि आपको अगर आपसे कोई पूछे कि यार साइक्लोस्टोमेट में पेट्रोमाइजन का डायग्राम कहां है, तो आपको पता हो कि आपके कौन से पेज नंबर पे है। आपको इस तरह से एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। अब आपको एक चीज अपने दिमाग में बसा लेनी है। मैंने क्या बोला? डायग्राम। आपको बसा लेना है कि आपकी एनसीईआरटी में लिखे हुए पोर्शन के अलावा जो ग्राफ्स है, जो टेबल्स हैं, जो डायग्राम्स है, डायग्राम्स के नीचे लिखे हुए उसके बारे में जो भी थोड़ा सा भी नोट करके लिखा हुआ है। मैं कह रही हूं एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ये मत सोचना कि ये ग्राफ तो ऐसे ही दे रखा है, ये टेबल तो ऐसे ही दे रखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी 11th और 12th की एनसीईआरटी में जो कुछ भी दे रखा है समरी तक पढ़नी इंपॉर्टेंट है बेटा जी, क्योंकि कुछ कुछ लाइंस ऐसी है कि यार जो आपके इसमें नहीं है बट समरी में दे रखी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपनी एनसीईआरटी को इस तरह से घोल के पीना है कि आप एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में छाप पाए, ठीक है। और आप जब भी अपनी जहां से भी तैयारी कर रहे हैं बेटा जी, आप कुछ भी कहीं पर भी क्लास ले रहे हैं, आपको बस एक चीज याद रखनी है कि आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, आपको अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनानी पड़ेगी। और आप जब से ये मिस्टेक नोटबुक बनाने के प्रयास में, क्योंकि पहले बहुत टाइम लगेगा इस मिस्टेक नोटबुक को बनाने में, है ना, हम लोग हर बार फॉलो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जब से ये बिल्कुल फॉलो करने लग गए ना, आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। आपको पता चलेगा कि आपके पढ़ने के अंदाज में चेंजेस आए, आपके रिजल्ट में चेंज आएगा अगर आपने मिस्टेक नोटबुक बना ली, क्योंकि ये आपको बताएगी कि कौन सी मिस्टेक मैं ज्यादा कर रहा हूं और आप उन पे वर्क करोगे तो सारा काम सही हो जाएगा। अब यार ये एनसीईआरटी बायो में एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं है, और एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए हम हैं यहां पर एनसीईआरटी नीट अड्डा पे और एनसीईआरटी मास्टर्स। अब याद देखो, आप मेरे क्लास 11th वाले प्यारे बच्चों, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करें उतना ज्यादा बेहतर होगा जब हम नीट की बात करते हैं, किसी भी एग्जाम की बात करते हैं। सो बेटा जी, अगर आप नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दिस इज दी महापैक, दिस इज दी महापैक जो आप ले सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। इस महापैक में आपको 50% ऑफ मिल रहा है। इस महापैक में क्या मिल रहा है? देखो यहां पर आपको क्या क्या मिल रहा है। आपको वन प्रो महापैक में आपको प्रो मैक्स मिल रहा है। अब देखो, प्रो है, प्रो मैक्स मिल रहा है, तो आपको पता चल रहा है फीचर का डिफरेंसेस है। आपको यहाँ पर डेली की क्लासेस, डीपीपीज, वीडियो सोल्यूशन, टेस्ट, आने वाले सारे बैचेस का एक्सेस, आने वाले सारे टेस्ट सीरीज का एक्सेस, आने वाली हर एक चीज का एक्सेस आपको मिलेगा। साथ के साथ मेंटरशिप हम लोग दिलवाएंगे आपको। किसके लिए मेंटरशिप दिलाएंगे? हम लोग आपको मेंटरशिप दिलाएंगे फ्रॉम दी स्टूडेंट्स जो अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो आपकी लाइफ से गुजर चुके हैं और अपनी एक वो लाइफ देख रहे हैं, वो लाइफ जी रहे हैं जो आप आगे आने वाले
वाले सालों में जिएंगे। ठीक है, तो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको मेंटरशिप देंगे और साथ के साथ 14 बुक का सेट भी आपको मिल रहा है। ये सब मिल रहा है आपको 50% के ऑफ पे एंड आपको बस कोड यूज करना है ZBBS। ठीक है, अब अगर आप ये प्रो महापैक नहीं ले पाते हैं तो हमारा एक टारगेट बैच है। आप टारगेट बैच जो है स्पेसिफिकली फॉर क्लास 11th है। एंड सही बता रही हूँ बेटा जी, तुम हमारे स्टूडेंट से पूछ लेना पुराने, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हम अपने स्टूडेंट के साथ लग के मेहनत करते हैं। तो हमारा जो टारगेट बैच है आप ये भी इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें भी आपको फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यूज करना है कोड ZBBS। ठीक है बेटा जी, तो यहां पर आपको 50% ऑफ मिल रहा है एंड आई रियली वांट कि आप इसमें एनरोल करें, क्योंकि आप इसमें जब एनरोल करोगे ना बेटा जी तो सबसे बढ़िया चीज यही होने वाली है कि आपको जो NCERT शायद नहीं समझ आएगी वो हम यहां पर समझाएंगे और एक एक लाइन समझाएंगे और ऐसे समझाएंगे कि दिमाग से कभी निकलेगी नहीं। ठीक है, तो अगर ये चैनल आपके सामने फर्स्ट टाइम आया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि बेहतरीन कंटेंट यहीं मिलने वाला है। आपकी नीट 2027 की जर्नी हमारे साथ रहने वाली है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते रहिए, स्टे ट्यून्ड ऑन NCERT नीट अड्डा 24/7।